VVU-FYU-GP सेमेस्टर 3 वालों के लिए जिनका भी मेजर 5 हिस्ट्री है साथियों, ठीक है। आपको दो मेजर पढ़ना, मेजर 4 मेजर 5। ऑलरेडी मेजर 4 का करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके जरूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपका मेजर 5 है दोस्तों, इतिहास। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है या फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इसे आपको हर हाल में करना, ये आ ही जाएगा। तो देखिए आंसर है कि भारतीय इतिहास में 23 जून 1757 को लड़ा गया जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, एक बहुत ही युगांतकारी घटना है। यह युद्ध जो है दोस्तों, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। यानी ये जो हमारा हुआ था दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। और ये बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है हमारी, उसकी गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव, वो उस समय थे। इन दोनों के बीच ये लड़ाई हुआ था। यह कोई जो है वास्तविक सैन्य युद्ध नहीं था, मतलब सेना खड़ा होकर एक दूसरे के बीच लड़ा गया, ऐसा युद्ध नहीं था, बल्कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव का एक कूटनीति षड्यंत्र था, ठीक है, यानी प्लानिंग था। प्रसिद्ध इतिहासकार लॉर्ड मैकले के अनुसार, यानी इन्होंने क्या कहा वो देखिए, बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध हमारी सेना की वीरता का परिणाम नहीं, बल्कि क्लाइव की कूटनीति और मीर जाफर के विश्वासघात का परिणाम था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी। यानी इस युद्ध में जो है दोस्तों, कोई भी सेना वगैरह का यूज नहीं किया गया था, बल्कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसका एक नीति था, कूटनीति थी, और यही नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव रखा गया था। चलिए आगे देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके पीछे क्या क्या कारण थे। चलिए देखते हैं। तो युद्ध के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि बहुत सारे वजह थे, ठीक है। बल्कि नवाब और अंग्रेजों के बीच लंबे समय तक चल रहा विवाद इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। चलिए कौन कौन सा कारण है। तो पहला कारण हो गया दस्तक, यानी व्यापारिक पास का दुष्प्रयोग। मुगल राजा ने कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का पास दिया था। कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी इसका गलत फायदा उठाकर अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स के करने लगे। यानी क्या हुआ था कि मुगल राजा को कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए ये पास दिया गया था, ठीक है, यानी परमिट दिया गया था, सीधा समझिए। तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो कंपनी के अंग्रेज अधिकारी हैं वो अपना अलग से निजी पर्सनल बिजनेस भी जो है बिना टैक्स के करने लगे थे। इससे नवाब के खजाने को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो ये पहला रीजन हो गया। चलिए दूसरा कारण जो है वो है कि फोर्ट विलियम की अवैध किलेबंदी। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का आशंका के कारण दोनों ने बंगाल में अपने केंद्रों की किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इसे अपने राज्य की संप्रभुत्व का उल्लंघन माना। नवाब का आदेश पर फ्रांसीसियों ने तो किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज ने नवाब के आदेश को ठुकरा दिया और उसके कहने पर किलेबंदी नहीं रोका और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में किलेबंदी जारी रखा था, ठीक है। तो ये सभी रीजन था जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। फिर अगला जो रीजन है दोस्तों वो है कि नवाब के दुश्मनों को शरण देना। नवाब के दुश्मनों को शरण देना, यानी नवाब के दरबार में कई विद्रोही और दुश्मन थे, सरकारी खजाना लेकर भाग गए थे, और उसे ही क्या किया, जो दुश्मन थे यानी नवाब के, सिराजुद्दौला नवाब के, तो उसी को जो है शरण देने का काम किया था अंग्रेज, ठीक है। तो कोलकाता में शरण दी और नवाब के बार बार मांगने पर भी वापस नहीं लौटाया गया। तो ये था। चलिए ये रीजन था। आगे रीजन है कि नवाब द्वारा कोलकाता पर आक्रमण। अंग्रेजों की इन हरकतों से तंग आकर नवाब सिराजुद्दौला ने जून 1756 में कोलकाता पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। नवाब ने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। यानी जब यही सब देखते हुए
यही सब हरकत वगैरह से तंग आकर नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, जून 1756 ईस्वी में कोलकाता पर हमला कर दिया और अंग्रेज को वहां से खदेड़ के भगा दिया और साथ ही साथ जो है कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। अगला रीजन है दोस्तों वो है कि काल कोठरी की घटना। कोलकाता की जीत के बाद नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया, जहां दम घुटने से 123 अंग्रेजों की मौत हो गई। इस घटना ने आग में घी का काम किया और अंग्रेज बदला लेने के लिए उतावले हो गए। यानी यही सब रीजन है। चलिए अगला रीजन देखते हैं, वो है कि रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र जो है तत्कालीन कारण, यही सबसे बड़ा कारण रहा था। टेम्पोररी कारण समझ लीजिए, इसी के कारण युद्ध हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति से नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वह युद्ध में अंग्रेज का साथ देंगे तो सिराजुद्दौला को हटाकर उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो ऐसा लालच देके जो उसके प्रमुख प्रधान सेनापति मीर जाफर था उसको अपनी ओर जो है अंग्रेज मिला लिया। और इस महाषड्यंत्र में बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, सैनिक अधिकारी राय दुर्लभ और आमिर चंद वगैरह भी शामिल थे। यानी इन सभी को, यानी जो भी उसके प्रधान सेनापति वगैरह थे, प्रधान लोग थे, उन सभी को अपनी ओर मिलाने का काम किया। तो साथियों ये सभी रीजन है प्लासी के युद्ध का। आगे देखेंगे कि जो ये युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो चलिए इसके परिणाम जो है भारतीय इतिहास को बदलने वाले साबित हुए, जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में समझेंगे हम लोग। पहला हो गया इसका राजनीतिक परिणाम, देखते हैं। तो देखिए इसमें है कि कठपुतली सरकार की स्थापना। वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वह केवल नाम का नवाब था, असली सत्ता और कंट्रोल वगैरह जो है अंग्रेज के हाथ में था। यानी जिस तरह वादा किया था उस तरीका से उसे तो नवाब बना दिया, लेकिन कोई काम का नहीं, क्योंकि उसके हाथ में कोई पावर वगैरह नहीं थी, क्योंकि पूरा सत्ता का जो कंट्रोल था वो अंग्रेजों के हाथ में ही था। तो ये कठपुतली की सरकार की स्थापना कर दिया उसने। फिर है किंग मेकर के रूप में कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि वह बंगाल की राजनीति में राजा बनने वाली कंपनी बन गई थी, यानी बहुत ही ऊंची हो गई थी। फिर अगला परिणाम हुआ कि फ्रांसीसी शक्ति का पतन। बंगाल से फ्रांसीसियों का पूरी तरीका से सफाया हो गया, जिससे भारत में अंग्रेजों के एकमात्र बड़े यूरोपीय प्रतिद्वंदी का अंत हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारा राजनीतिक परिणाम था। चलिए आर्थिक परिणाम देखते हैं क्या असर पड़ा था। तो देखिए आर्थिक परिणाम में पहला हो गया बंगाल की आर्थिक लूट। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 प्रागण क्षेत्र की जमींदारी यानी कर वगैरह वसूलने का अधिकार दे दिया था, ताकि आप कर वसूल सकते हैं। इसके अलावा क्लाइव और अन्य अधिकारियों को सैकड़ों रुपये की उपहार वगैरह भी मिली, यानी समझ लीजिए घूस वगैरह भी मिली। तो ये बंगाल की आर्थिक लूट हो गई। फिर इसका देखिए धन का निष्कासन। बंगाल का सोना और कच्चा माल बिना किसी बदले के इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इसी धन के बल पर आगे चलकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति वगैरह भी सफल हुई थी। यानी बिना किसी मतलब जैसे अगर आप भेज रहे हैं तो उसके बदले कुछ लेना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं, सिर्फ भेजा जा रहा था। तो इसी के चलते आगे चल के ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी सफल हो पाया था। फिर अगला है दोस्तों कि व्यापार पर पूर्ण अधिकार। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरीका से टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया, जिससे भारतीय व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो गया। यानी पूरी तरीका से जितना भी धंधा कर रहा था वो अंग्रेज ही कर पा रहा था, भारतीय व्यापारी जो भी थे उसका धंधा चपेट हो गया। फिर है सैन्य परिणाम, इसका क्या रहा वो देखिए। तो सैन्य कमजोर का उजागर होना। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि भारतीय राजाओं की बड़ी सेना भी अंग्रेजों की आधुनिक रणनीति, हथियारों और उसके प्लानिंग वगैरह के सामने कमजोर थी। तो ये उजागर हो गया। फिर हुआ कि ब्रिटिश सेना का आधुनिकीकरण। बंगाल से मिले अद्भुत धन की बदौलत अंग्रेजों ने एक विशाल और आधुनिक सैन्य बल तैयार किए। यानी बंगाल में जितना भी लूटा उन्हीं सभी के बदौलत एक बहुत बड़ा जो है से ब्रिटिश सेना का एक समझ लीजिए सैनिक बल तैयार किया। इस सेना का उपयोग करके उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत को जीतने का काम किया, पूरे भारत पर राज करने के लिए ये सेना बल का काम किया। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि इतिहासकार
A.M. पनिनकर के शब्दों में कहें तो उन्होंने लिखा है कि पालसी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर व्यापारियों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों से बेच दिया, इस बंगाल को कंगाल बना दिया और भारत की 200 वर्षों की गुलामी का रास्ता साफ कर दिया। इस युद्ध का असली कड़ी के रूप में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने अंग्रेज़ों को भारत का वास्तविक स्वामी बना दिया। यानी उसके बाद हमारा जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये है दोस्तों रीजन, ये है इसका परिणाम, जो कि हमारा पालसी का युद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए हमारा है कि बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर समझेंगे हम लोग। ये जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और इसका नाम जो है बक्सर का युद्ध है। भारतीय इतिहास का सबसे जो है निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध जो है बिहार के बक्सर में अंग्रेज हैटलर मुनरो और 3 भारतीय शक्ति जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये 3 लोग इधर थे और उधर जो है अंग्रेज के हेक्टर मुनरो के बीच ये लड़ाई हुई थी कि संयुक्त सेना के बीच ये लड़ा गया था। यानी इन तीनों के सेना जो भी थे इन सभी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जहां प्लासी का युद्ध एक धोखा था, वहीं बक्सर का युद्ध जो है वो असली सेना की ताकत से लड़ी गई थी। यानी जो प्लासी का युद्ध था वो तो एक रणनीति थी, वो सेना वगैरह से नहीं लड़ा गया था। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों वो असली सेना वगैरह से लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें अंग्रेजों की जीत ने मुगल सम्राट तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत हुआ। यानी इसमें लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में जो है अंग्रेज जीत गए और जो भी मुगल सम्राट वगैरह इन सभी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत हुआ था इसी समय से, यानी बक्सर के युद्ध के बाद से। चलिए आगे देखेंगे कि बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण क्या क्या था, यानी किन किन कारणों के कारण जो है बक्सर का युद्ध हुआ। तो देखिए लिखा है कि इस ऐतिहासिक टकराव के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा और मीर कासिम की स्वतंत्रता की चाह थी। यही मतलब समझ लीजिए यही सब कारण थी। और भी नीचे हम लोग कारण देखते हैं, चलिए एक एक करके। तो देखिए लिखा है कि मीर कासिम की स्वतंत्र नीतियाँ। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन मीर कासिम एक योग्य और स्वतंत्र विचार वाले शासक था। मतलब स्वतंत्र विचार वाला और वो मतलब अच्छा था, इससे अच्छा था, ठीक है, मीर जाफर से अच्छा था, योग्य था। वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर सुरक्षित स्थान मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। यानी उसकी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद उससे हटाकर एकदम सेफली तरीके से मुंगेर कर दिया, यानी बिहार स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मीर कासिम की। फिर हो गया कि सेना और कारखानों का आधुनिकीकरण। मीर कासिम ने मुंगेर में यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, यानी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वहाँ तोपें और बंदूकें का निर्माण के लिए नए कारखाने वगैरह भी स्थापित किए। अंग्रेज़ों को नवाब की यह सैन्य तैयारी खटकने लगी। यही सब जो है अंग्रेज को बुरा लगने लगा कि ये जो है अपने मर्जी से कर रहा है या फिर जो है कारखाने वगैरह लगा रहा है। तो यही सब चीज़ देखते हुए अंग्रेज़ों को ये जो है खटकने लगी थी। तो यही सब कारण से जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर अगला रीजन है दोस्तों वो है कि दस्तक यानी मुफ्त व्यापार का जो पास मिला था उसका गलत उपयोग और उस पर विवाद भी हुआ। अंग्रेज अधिकारी कंपनी के मुफ्त व्यापार पास का दुष्प्रयोग करके टैक्स चोरी कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने नवाब की बात नहीं मानी तो मीर कासिम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों के लिए भी सभी आंतरिक कर पूरी तरीक़ा से माफ़ कर दिए। यानी क्या किया, अंग्रेज वगैरह जो है टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे, मुफ्त व्यापार कर रहे थे। यही उसे समझाया गया नवाब के द्वारा, यानी मीर कासिम के द्वारा, कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं। तो उसने जो है नहीं माना, ठीक है। नहीं मानने के बाद मीर कासिम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि भारतीय जितने भी व्यापारी हैं उनका भी जो है टैक्स वगैरह पूरी तरीक़ा से माफ़ कर दिया गया।
इससे अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और वे नवाब के कट्टर दुश्मन बन गए। यानी ये सब देखते हुए जो नवाब के अंग्रेज वगैरह हैं वो नवाब के दुश्मन बन गए पूरे तरीक़ा से। ठीक है, तो ये सभी रीजन रहा था। आगे रीजन है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा नवाब पर आक्रमण, व्यापारिक विवाद बढ़ने के कारण अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। कटावा, सुत्ती और उदय नाला के युद्धों में पराजित होने के बाद मीर कासिम बंगाल छोड़कर अवध भाग गया। यानी वो जो है 3-4 जगह से पराजित हुआ, उसके बाद मतलब मीर कासिम जो है वो बंगाल को छोड़ दिया और वहाँ से अवध भाग के आ गया था। ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1763 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे। त्रिकूट यानी संयुक्त सेना का निर्माण किया गया, जो कि ये तत्कालीन कारण रहा था बक्सर के युद्ध का। तो अवध पहुंचकर मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शरणार्थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक संयुक्त सैन्य गठबंधन किया, यानी त्रिकूट तैयार किया। ठीक है, ताकि जो है अंग्रेजों को बाहर किया जा सके। तो ये सभी जो है कारण रहा था युद्ध का। लेकिन जब युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम हुआ वो भी हम लोग देख लेंगे कि बक्सर के युद्ध के परिणाम के बारे में, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कारण और परिणाम बताइए। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अनुशासित ब्रिटिश सेना ने संयुक्त भारतीय सेना को बुरी तरीक़ा से पराजित कर दिया। इसके परिणाम भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाले साबित हुए। क्या क्या परिणाम हुआ? तो पहला हुआ कि इलाहाबाद की संधियां, ठीक है, जो कि 1765 में हुआ। युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की 2 ऐतिहासिक संधियां की। पहला हुआ कि मुगल सम्राट के साथ संधि, उसके बाद हमारा नवाब के साथ। तो मुगल सम्राट के साथ देखा जाए तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। यानी कर वगैरह वसूलने का अधिकार वगैरह जो है, राजस्व वगैरह जो वसूलने का जो अधिकार है वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, तो ये हुआ था, इसके साथ जो संधि हुई थी। फिर हो गया अवध के नवाब जो थे उसके साथ जो संधि हुई, यानी नवाब सिराजुद्दौला पर 50 लाख रुपये का युद्ध हर्जाना लगाया गया और कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले नवाब से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। यानी क्या हुआ, उसके ऊपर एक जुर्माना लगाया गया। साथ ही साथ इलाहाबाद का जो जिला था उसको उससे छीन के किसको दे दिया गया था? तो मुगल सम्राट को दे दिया गया था, क्योंकि मुगल सम्राट जो है उसको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हर चीज़ कर वगैरह का अधिकार जो है, कर वगैरह वसूलने का अधिकार जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसीलिए दूसरा जो है दोस्तों वो है हमारा द्वैध शासन, यानी डबल गवर्नमेंट की शुरुआत। बंगाल में क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। इसके तहत वसूलने और वित्त का अधिकार जो है वो अंग्रेजों के पास आ गया, जबकि शासन चलाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी नाममात्र के नवाब के पास रही। इससे बंगाल में भयंकर अराजकता और आर्थिक लूट का दौर शुरू हो गया। तो ये सभी परिणाम निकला। चलिए आगे अगला परिणाम है वो है ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक स्थापन। प्लासी की जीत यहाँ एक गद्दारी का परिणाम थी, वहीं बक्सर का जीत जो है वो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता का परिणाम थी। इस युद्ध ने एक ही झटके में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, भारत के भाग्य विधाता माने जाने वाले मुगल सम्राट तीनों को हरा दिया था। अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली उत्तर पश्चिम में कोई भी शक्ति नहीं बची थी। यानी समझ लीजिए यहाँ से जो है ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक स्थापन हुआ था, क्योंकि कोई उससे जो है लड़ने वाला बचा ही नहीं था। अगला जो परिणाम निकला दोस्तों वो है कि आर्थिक समृद्धि और साम्राज्य विस्तार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिलने वाले अकूत राजस्व के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब अंग्रेजों को व्यापार के लिए इंग्लैंड से जो है वो धन बनाने यानी मनी वगैरह, पैसा वगैरह मंगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, इससे पहले मंगाया जाता था। इसी धन के बल पर उन्होंने दक्षिण भारत यानी मुसेर और मराठों को जीतने की योजना बनाई थी। यानी उसी धन वगैरह के कारण वो जो है दक्षिण भारत को भी जीतने का योजना बनाई।
चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि जो हमारा देखिए लिखा है कि यदि प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के मार्ग को खोला था तो बक्सर के युद्ध ने उस पर सफलता का मोहर लगाने का काम किया। इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत की सर्वोच्च शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हो गई, यानी आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये सभी देखिए हमारा बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको हर हाल में कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि अंगल मराठा संबंधों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये जरूर करना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको हर हाल में कर लेना। देखिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर लिखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगलों के पतन के बाद, यानी कि जब मुगल का पतन हो गया था, तब भारत में जो है मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली स्वदेशी शक्ति के रूप में उभरा था, यानी एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था जो कि 1761 में हुआ था, इसके झटके के बाद ही मराठों ने खुद को फिर से संभाल लिया था, यानी पुनः संभाल लिया था। दूसरी ओर क्या हुआ था, यानी एक तरफ तो मुगलों की शक्ति उभर के आ रही थी और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल और दक्षिण भारत को जीतकर पूरे भारत पर जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। दोनों तरफ से शक्तिशाली था। अतः भारत की सर्वोच्च सत्ता के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच टकराव बहुत ही जरूरी था। अब दोनों तो शक्तिशाली है और अगर जो है सर्वोच्च सत्ता चाहिए तो दोनों के बीच तो टकराव जरूरी था। इन दोनों शक्तियों के बीच संबंधों का इतिहास मुख्य रूप से आपसी राजनीतिक साजिशों, कूटनीति और 3 बड़े युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1818 तक हुआ था, इसकी कहानी है, जिसे इतिहास में जो है अंगल मराठा युद्ध कहा जाता है। यानी यही जो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, टोटल 3 युद्ध हुआ था और इसी दोनों के बीच के जो साजिश हैं, जो कूटनीति है या फिर युद्ध वगैरह, वही कहानी को जो है अंगल मराठा युद्ध कहा जाता है। आंगल मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा कि प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो कि 1775 में हुआ था, 1782 तक चला था। युद्ध का क्या कारण था? देखिए युद्ध का कारण था दोस्तों कि पेशवा पद के लिए आपसी फूट। 1772 में योग्य पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसके भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव खुद को जो है पेशवा बनाना चाहते थे। राघवा ने नारायण राव की हत्या करवा दी, यानी खुद पेशवा बनने के लिए जो है नारायण राव की हत्या करवा दी गई। तो ये आपसी फूट के कारण जो है, यानी इस पद के आपसी फूट के कारण ये युद्ध हुआ था। फिर दूसरा जो रीजन है वो है सूरत की संधि जो हमारा 1775 में हुआ था। तो मराठा सरदार जो कि विशेषकर देखा जाए तो नाना फडणवीस ने राघवा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया, यानी पेशवा इनको मानने से इनकार कर दिया और नारायण राव के नवजात पुत्र जो कि माधव राव नारायण को गद्दी पर बैठा दिया। अपनी जान बचाने और पेशवा बनाने के लालच में राघवा अंग्रेजों की शरण में चला गया, यानी अब देखा कि उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है तो अपना जान बचाने के लिए और लालच में, पेशवा बनने के लालच में वो जो है वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। ठीक है, यानी उसकी शरण में चल गया और उसके साथ जो है सूरत की संधि कर ली। ठीक है, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने सैन्य सहायता के बदले सेल्सेट और बेसिन के क्षेत्रों की मांग की, यानी अगर आप जो है इस संधि कीजिएगा तो उसके तहत जो है हमें सैन्य सहायता चाहिए। और सैन्य सहायता के बदले क्या मांगा था? सेल्सेट और बेसिन के क्षेत्र मांगा था अंग्रेज, तब जो है सैन्य सहायता करेगा राघवा का। ठीक है, राघोबा का। ठीक है, चलिए आगे दूसरा जो कारण था, सॉरी ये हमारा कारण हो गया युद्ध का दोस्तों। अब देखेंगे युद्ध की प्रमुख घटनाएं, यानी कब हुआ था। तो यह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला। कितने? 7 साल तक चला था। महादजी संधियां और नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व में मराठों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। 1779 में बड़गांव के युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को पूरी तरीका से पराजित कर दिया, यानी पूरी तरीका से हरा दिया और उसे अपमानजनक बड़गांव की संधि करने पर मजबूर भी कर दिया, यानी हराने के बाद उसे जो है एक अपमानजनक बड़गांव की संधि करने पर मजबूर भी किया कि आप कीजिए। तो ये युद्ध की प्रमुख घटनाएं हैं। आगे देखेंगे कि युद्ध का जो अंत हुआ
और इसका परिणाम क्या निकल के आया। तो देखिए लिखा है, अंततः दोनों शक्तियों के बीच 1782 में सालाबाई की संधि हुई, यानी दोनों शक्तियों के बीच यानी मराठों के बीच और जो है अंग्रेजों के बीच जो है सालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि के तहत क्या आता था, देखिए अंग्रेजों ने माधवराव नारायण को वास्तविक पेशवा स्वीकार कर लिया और रेगेवा के साथ छोड़ दिया। तो ये संधि में ये हुआ। इसके बदले अंग्रेजों को सेलसेट का द्वीप मिला, यानी सेलसेट का द्वीप है यानी एक जगह वो मिला था अंग्रेजों को इसके बदले। इसका महत्व देखिए, इसका महत्व क्या हुआ इस संधि का। तो देखिए इस संधि ने दोनों शक्तियों के बीच अगले 20 सालों के लिए शांति स्थापित करने का काम किया, यानी शांति बनाए रखने का काम किया, जिससे अंग्रेजों को मैसूर के टीपू सुल्तान से निपटने का समय भी मिल गया था। तो ये था पहला अंगल मराठा युद्ध के बारे में दोस्तों। फिर हुआ था दूसरा अंगल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से लेकर 1805 यानी कि 2 साल तक हुआ था। युद्ध का क्या कारण था, आखिर युद्ध क्यों हुआ था। तो देखिए युद्ध का कारण है वो है कि मराठा सरदारों का आपसी संघर्ष। 1800 ईस्वी में महान कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठा संघ में आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय और संधिये ने मिलकर इंदौर के यशवंतराव होलकर के खिलाफ साजिश रची। होलकर ने बदला लेने के लिए पुणे पर आक्रमण कर दिया, यानी पुणे पर अटैक कर दिया और पेशवा तथा संधिये की संयुक्त सेना को हरा देने का काम किया। यानी क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद आंतरिक कलह जो है वो चरम सीमा पर थी। तो पेशवा जो थे हमारे बाजीराव दूसरे यानी द्वितीय और संधिये दोनों ने मिलकर इंदौर के जो यशवंतराव होलकर है उनके खिलाफ साजिश रची और ये साजिश रचने के बाद होलकर ने बदला लेने के लिए पुणे पर अटैक कर दिया, ठीक है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है। और इस पुणे पर अटैक करने के बाद पेशवा और संधिये दोनों को जो है हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे है कि बेसिन की संधि 1802। पराजित होकर कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी जान बचाकर अंग्रेजों की शरण में भाग गया, यानी वो अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंग्रेजों की शरण ले ली, उसके शरण में भाग गया। उसने 31 दिसंबर 1802 को लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करते हुए बेसिन की संधि पर साइन कर दिया, यानी हस्ताक्षर कर दिया। तो ये रीजन था युद्ध का दोस्तों, यानी कि जो दूसरा अंगल मराठा युद्ध हुआ था वो। युद्ध की प्रमुख घटनाएं देखा जाए तो देखिए लिखा है कि पेशवा द्वारा अंग्रेजों की अधीनता यानी कि जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार करना, अन्य मराठा सरदार जैसे कि संधिया, भोसले और होलकर वगैरह को अपनी संभुत्वा पर आघात लगा। उसने इस संधि को चुनौती दी और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी ये जो संधि हुआ उससे इन लोगों को जो है बुरा लगा या फिर उनको जो है आघात लगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परंतु इस बार भी वे एकजुट होकर नहीं लड़े बल्कि अलग अलग मैदान में उतरे। अंग्रेजों ने वेलेस्ली के नेतृत्व में संधिये और भोसले को अलग अलग युद्धों में पराजित कर दिया, यानी तीनों मिलके जो है नहीं लड़े, अलग अलग लड़े। इसलिए वेलेस्ली जो है, लॉर्ड वेलेस्ली, उसने जो है दोनों को जो है संधिये और भोसले को अलग अलग युद्धों में जो है पराजित कर दिया। तो ये जो है इसका प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला था और इसका अपमानजनक संधियों के बारे में। तो मराठा सरदारों की हार के बाद अंग्रेजों ने उन पर अत्यंत अपमानजनक संधियां भी सौंप दी, यानी कुछ कुछ जो है लिमिटेशंस भी सौंप दिया। क्या गया, तो पहला है देवगांव की संधि जो कि 1803। तो भोसले ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करना पड़ा उसे क्योंकि हार चुका था और कटक का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दे दिया। फिर दूसरा है दोस्तों कि सूरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि 1803 में संधिये ने हार मानकर गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंप दिया क्योंकि हार चुका था, उसे देना पड़ा। फिर है राजघाट की संधि जो कि 1805। अंत में होलकर ने भी अंग्रेजों की संधि कर ली, यानी उससे भी संधि कर लिया। और इसका संधि का महत्व क्या रहा, तो इस युद्ध ने मराठों को कमर तोड़ दी और वे व्यवहारिक रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गए। यानी जो दूसरा अंगल मराठा युद्ध हुआ था उसमें सीधा समझिए कि मराठा जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। चलिए अगला तीसरा देखेंगे। तीसरा है दोस्तों हमारा कि तीसरा यानी तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 तक माना जाता है। युद्ध का क्या कारण था वो देखेंगे। तो खोई हुई स्वतंत्रता की चाह, पेशवा बाजीराव द्वितीय
अंग्रेजों के अत्यंत नियंत्रण और कठोर शर्तों से घुटने टेकने पर मजबूर थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे, यानी उसके कंट्रोल से जो है आज़ाद होना चाहते थे। तो ये कारण था, इसलिए ये युद्ध हुआ था। दूसरा है पिंडारी विवाद। पिंडारी जो कि मराठा सेना के साथ रहने वाले अनियमित सैनिक हुआ करते थे, उसी को पिंडारी बोला जाता है। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने आक्रमण किया तो मराठों ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। यानी जब आक्रमण किया तो मराठों ने माना कि ये जो है हमारे आंतरिक मामले में, पर्सनल मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये भी विवाद के कारण जो है युद्ध हुआ था ये। चलिए अगला जो है वो है पेशवा का अंतिम प्रयास। पेशवा ने संधिया, होलकर और भोसले के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतिम निर्णायक युद्ध यानी कि धर्म युद्ध का आह्वान किया कि चलिए एक बार अंतिम प्रयास कर लिया जाता है। तो इस सभी कारणों से जो है युद्ध हुआ था, जो कि तीसरा अंगल मराठा युद्ध समझ सकते हैं आप। चलिए युद्ध की घटनाएं और इसका परिणाम क्या निकला वो देखेंगे। तो मराठों ने करकरी, कोरेगांव और अस्टी के युद्धों में अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ब्रिटिश सेना की आधुनिक युद्ध नीति और जासूसी तंत्र के सामने वे टिक नहीं सके। मराठा सेना पूरी तरीका से पराजित हो गई थी। इस युद्ध का परिणाम जो है भारत का नक्शा बदलने वाले थे। क्या क्या हुआ तो देखिए, पेशवा पद की समाप्ति हो गई। अंग्रेजों ने हमेशा के लिए पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया, यानी पेशवा का जो पद हुआ करता था मराठों में उसे ही समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। फिर दूसरा हुआ साम्राज्य का विलय। संपूर्ण मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया और उसे जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ठीक है, यानी पूरे साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। फिर अगला जो परिणाम निकला इसका वो ये है दोस्तों कि बाजीराव दूसरा जो द्वितीय है उसका निष्कासन हो गया। यानी बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास जो है बिठूर भेज दिया गया। और लास्ट हमारा कि छत्रपति के वंशज को छोटा राज्य, शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का एक छोटा सा राज्य बना दिया गया, जो कि अंग्रेजों की दया पर निर्भर थी। तो ये उसका परिणाम निकाला, हमारा अंगल मराठा युद्ध का परिणाम निकला। चलिए आगे निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अगर संक्षेप में समझा जाए तो मराठों की हार का मुख्य कारण उनकी आपसी फूट और एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने कूटनीति से इसका पूरा फायदा उठाया और तीनों युद्धों जीतकर मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मराठों के पतन के साथ ही भारत में अंग्रेजों को जो है चुनौती देने वाली आखिरी बड़ी शक्ति का भी अंत हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत की वास्तविक स्वामी बन चुकी थी, वास्तविक मालिक बन चुकी थी। तो ये हमारा दोस्तों अंगल मराठा युद्ध के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये कर ही लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, जब सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उस समय पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि टीपू सुल्तान की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में चलिए समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के एक बहुत ही बहादुर, समझदार और देशभक्त राजा थे। उसका पूरा नाम जो है वो सुल्तान फतेह अली खान साहब था, लेकिन उसे जो है टीपू सुल्तान कहते हैं। इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ ले। तो इनका पूरा नाम है सुल्तान फतेह अली खान साहब। वे मैसूर, जो कि आज का कर्नाटक है, वहाँ के शासक थे। उनकी बहादुरी और निडरता के कारण उन्हें शेर ए मैसूर यानी मैसूर का शेर कहा जाता था। जब भारत के कई राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और आखिरी सांस तक उनसे लड़ने का काम किया। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में था। आपको पता चल चुका है टीपू सुल्तान कौन है, उनके पूरा नाम क्या था और अंग्रेजों के खिलाफ उसने जो है घुटने नहीं टेके, लड़ाई लड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे टीपू सुल्तान के जीवन परिचय के बारे में। तो पहले इनके जन्म और परिवार के बारे में देखते हैं। तो टीपू सुल्तान का जन्म जो है वो 1 सितंबर 1751 को कर्नाटक के देवनहली में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम जो है वो हैदर अली था, जो मैसूर साम्राज्य के कुशल सेनापति हुआ करते थे और बाद में जो है वास्तविक शासक भी बने। उनकी माता का नाम जो है फातिमा यानी कि फकर उन नीसा था। उनका पूरा नाम जो है यानी इनका टीपू सुल्तान का वो है सुल्तान फतेह अली खान साहब। ये हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, तो ये उनके परिवार और जन्म का थोड़ा सा परिचय है। चलिए आगे देखेंगे इनकी शिक्षा और
बहुमुखी प्रतिभा का। तो टीपू सुल्तान ने बचपन से ही अरबी, फारसी, कन्नड़ और फ्रांसीसी भाषा सीखी। उन्हें जो है इतिहास, विज्ञान, गणित और मजहब की गहरी समझ हुआ भी करती थी। तो ये उनके शिक्षा के बारे में। उनका देखा जाए तो सैन्य परीक्षण के बारे में, यानी उनके ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। तो पिता हैदर अली ने टीपू को फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों की देखरेख में आधुनिक युद्ध कला, घुड़सवारी और तोपे खाने के संचालन वगैरह का कड़ा प्रशिक्षण दिया था, यानी ट्रेनिंग दिलाया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1767 में भाग लिया था, यानी कि पिता के साथ जो है युद्ध में उसने भाग लिया था, जो युद्ध का नाम है एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1767 में हुआ था। फिर इनका राज्याभिषेक हुआ, जो कि 1782 में हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान दिसंबर 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। इस संकट की घड़ी में टीपू ने सूझबूझ दिखाई और मैसूर की गद्दी संभालने का भी काम किया, यानी उनके पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है सूझबूझ दिखाते हुए मैसूर की गद्दी को संभालने का काम किया। फिर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए, यानी वीर गति, तो 4 मई 1799 को चौथे यानी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वे वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में, और ये जो है वो लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, यानी कि जो युद्ध हुआ था चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, उसी समय श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे टीपू सुल्तान की उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में जो डिटेल जानना था हमने जान लिया। अब थोड़ी सी उपलब्धियां देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो देखिए, टीपू सुल्तान केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान, व्यापार और आधुनिक सोच को पसंद करने वाले राजा थे। इसलिए उनकी उपलब्धियां जो है निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया कि रॉकेट तकनीक के जनक, यानी इनके जनक के रूप में इन्हें कहा जाता है। तो देखिए, टीपू सुल्तान को दुनिया में लोहे के रॉकेट का आविष्कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? लोहे के रॉकेट का आविष्कारक, जो कि टीपू सुल्तान को माना जाता है। उन्होंने ऐसे रॉकेट बनाए जो लोहे की नली से बने थे और 2 किलोमीटर दूर तक मार सकते थे। तो ऐसा रॉकेट जो बनाया था टीपू सुल्तान ने। फिर है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों में इन रॉकेटों ने ब्रिटिश सेना में खलबली मचा दी थी। तो ये पहला जो है इनकी उपलब्धियां थी। दूसरी उपलब्धियां वो है सेना और नौसेना का आधुनिकीकरण में। टीपू ने अपनी सेना को अंग्रेजों की तरह यूरोपीय यानी कि फ्रांसीसी पद्धति पर आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी, ताकि जो है हम सामना बराबरी का कर सकें। उन्होंने समुद्र के रास्ते से आने वाले अंग्रेजों को रोकने के लिए मैसूर की अपनी खुद की एक मजबूत नौसेना बनाई और मंगलोर में जहाज बनाने का कारखाने भी खोल दिए, ताकि जो अंग्रेज जो है समुद्र के रास्ते से जो आ रहे हैं देश में यानी भारत में, उसे रोका जा सके। तीसरा जो है उपलब्धि देखा जाए तो वो है दोस्तों कि आर्थिक और औद्योगिक सुधार। मैसूर सिल्क की शुरुआत। आज जो मैसूर का रेशम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी नींव जो है वो टीपू सुल्तान ने ही रखी थी। उन्होंने चीन से रेशम के कीड़े मंगवाकर किसानों को इसकी खेती सिखाई कि कैसे खेती करना है। फिर दूसरा हो गया कि व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यापार के लिए ओमान, तुर्की और फ्रांस जैसे देशों में अपने दूत भेजे और वहां मैसूर के व्यापारिक केंद्र खोलने का काम किया, ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने समाज सुधार के लिए राज्य में शराब और नशीली चीज़ों पर पूरी तरीक़ा से पाबंदी लगाने का भी काम किया। तो ये सभी जो है उनकी उपलब्धियां हैं। चलिए चौथी उपलब्धियां देख लेते हैं। ये है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आधुनिक विचार। वे फ्रांस की क्रांति के विचार, जो कि आज़ादी और बराबरी का विचार रहा करता था फ्रांसों का, उन लोगों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपनी राजधानी में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया और खुद को राजा ना कहकर नागरिक टीपू कहना पसंद करते थे। यानी वो खुद को राजा नहीं कहलवाना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग हमें जो है नागरिक टीपू के नाम से पहचाने, नागरिक टीपू कहलाना पसंद करते थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। तो लिखा है कि उन्होंने आज़ादी के प्रतीक के रूप में अपने महल में स्वतंत्र का वृक्ष लगाया। क्या लगाया? स्वतंत्रता का वृक्ष। तो ये उपलब्धि थी, चौथी उपलब्धि। चलिए पांचवी उपलब्धि देखेंगे, जो कि नई मुद्रा और कैलेंडर। टीपू ने अपने राज्य में
एक नई मुद्रा प्रणाली यानी सिक्के वगैरह और एक नया कैलेंडर जो कि मौलूदी कैलेंडर शुरू किया। फिर है उनके सिक्कों पर हिंदू देवी देवता जैसे कि शिव पार्वती और खलीफाओं के प्रतीकों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यानी उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, नए सिक्का प्रणाली शुरू किया गया, उसमें हिंदू देवी देवता और साथ ही साथ खलीफाओं का प्रतीक वगैरह जो है ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे इनका छठा उपलब्धि देखा जाए तो वो है दोस्तों धार्मिक उदारता। ठीक है, जब मराठा सैनिकों ने श्रृंगेरी के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जो कि शारदा पीठ को लूटा, तब टीपू सुल्तान ने मंदिर को ठीक करवाने और मां शारदा की मूर्ति दोबारा लगवाने के लिए धन और कीमती उपहार भी बेचे, ताकि फिर से जो है वो मंदिर लगाया जा सके, वो मंदिर जो है दोबारा मतलब मां शारदा की मूर्ति लगाया जा सके। ठीक है, वे अपनी राजधानी के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को हर साल सरकारी खजाने से दान देते थे। तो ये टीपू सुल्तान की उपलब्धियां हैं दोस्तों। इसकी जीवन परिचय के बारे में था, हम लोग डिटेल में पढ़ें। चलिए आंसर निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष लिखा है कि टीपू सुल्तान एक आधुनिक, प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शासक थे। उनका यह प्रसिद्ध कथन इतिहास में अमर है। क्या कथन था उनका? तो देखिए, सियार की तरह 100 साल जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये कथन है टीपू सुल्तान का। उनके प्रशासनिक सुधार और रॉकेट तकनीक का विकास उन्हें भारतीय इतिहास का एक अमर नायक बनाने का काम करता है। तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह जो कि 1870 से लेकर 1839 तक इनका मतलब कार्यकाल रहा, तो भारतीय इतिहास के एक अत्यंत वीर, प्रतापी और महान दूरदर्शी शासक थे। उन्हें उनकी अदम्य बहादुरी, निडरता और कुशल नेतृत्व के कारण शेर ए पंजाब कहा जाता है। यानी पंजाब का शेर कहा जाता है इनकी बहादुरी के कारण। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में जब पंजाब पूरी तरीका से बिखरा हुआ था और विदेशी आक्रमणकारियों से परेशान था, तब रणजीत सिंह ने सबको एकजुट करके एक विशाल और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना करने का काम किया। वे एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राजा थे जिनके राज्य में सभी धर्मों के लोग बेहद ही सुरक्षित और खुशहाल हुआ करते थे। तो ये महाराजा रणजीत सिंह थे, यानी बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही निडर व्यक्ति थे, कुशल व्यक्ति थे। इसीलिए उन्हें जो है शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। और 18वीं शताब्दी में जब पंजाब पूरी तरीका से बिखरा हुआ था, तब इन्होंने जो है एक विशाल और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। और ये बहुत ही सेकुलर टाइप के इंसान थे। इनके राज्य में सभी धर्मों के लोग बहुत ही सुरक्षित और खुशहाल हुआ करते थे। चलिए आगे देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में। तो चलिए लिखा है दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह की बहुमुखी उपलब्धियों को निम्नलिखित मुख्य बिंदु के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहला हो गया कि बिखरी हुई मिसलों का एकीकरण और साम्राज्य विस्तार, मिसलों को एकजुट करना। तो रणजीत सिंह के समय पंजाब छोटे छोटे 12 सिख गुटों में बटा हुआ था, यानी अलग अलग 12 सिख गुटों या फिर समझ लीजिए ग्रुप में बटा हुआ था, एक तरफ से समझिए, जिसे जो है मिसल कहा जाता था। ये मिसलें आपस में लड़ती रहती थी। रणजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ और वीरता से इन सभी मिसलों को एक झंडे के नीचे लाकर एकजुट करने का काम किया, यानी सबको जो है मिलाने का काम किया। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर है लाहौर पर विजय। 1799 मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर पर जीत हासिल की और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाने का काम किया था। अगला है कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विजय देखा जाए तो उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर अमृतसर जो कि 1805 में जीता, मुल्तान जो कि 1818 में, कश्मीर जो कि 1819 में और पेशावर जो कि 1834 में जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का भी काम किया था। उनका साम्राज्य सतलुज नदी से लेकर खबेर दर्रे यानी जो कि अफगानिस्तान सीमा है अभी, वहां तक फैल गया था। ठीक है, उनके सूझबूझ के कारण और उनके जो है शक्तिशाली सेना के बल पे। तो ये था उनका जो समझ लीजिए पहला जो है दोस्तों उपलब्धि। चलिए दूसरा उपलब्धि देखा जाए तो सेना का आधुनिकीकरण, यानी फौज एक खास
एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना। महाराजा रंजीत सिंह जानते थे कि वे अंग्रेजों और अफगानों को हराने के लिए सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सेना मजबूत होगी तभी हम जो है अंग्रेजों को और अफगानों को हरा पाएंगे। उन्होंने अपनी सेना को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बाद पूरे एशिया की दूसरी सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सेना बनाने का काम किया था। फिर उनका जो है देखा जाए तो यूरोपीय पद्धति की ट्रेनिंग। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांस, इटली और जर्मनी के कुशल सैन्य अधिकारियों को नौकरी पर रखा। उनकी पैदल सेना और तोपखाने को यूरोपीय तर्ज पर कड़ा ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इस विशेष सेना को फौज ए खास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौज ए खास। चलिए अगला जो उपलब्धि देखेंगे वो उपलब्धि है दोस्तों कि कुशल और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, सभी धर्मों को समान अधिकार। महाराजा रंजीत सिंह का प्रशासन पूरी तरीका से जो है सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था, जिसे सरकार एक खालसा कहा जाता था। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का काम किया, सभी धर्मों का सम्मान अधिकार दिया और सभी को जो है सम्मान जो है भाव देने का काम किया। चलिए आगे है कि दरबार में सभी को स्थान। उनके दरबार में सिखों से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम अधिकारी ऊंचे पद पर थे। उनके सबसे भरोसेमंद प्रधानमंत्री जो थे वो थे राजा ध्यान सिंह जो कि हिंदू डोगेरा थे, और उनके विदेश मंत्री जो थे वो थे फ़कीर अजीउद्दीन जो कि मुस्लिम थे। यानी कहने का मतलब ये है उनके दरबार में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब मिलके जो है रहते थे, सबको जो है ऊंचे पद मिले थे, सब भरोसेमंद के साथ उनके साथ काम करते थे। चलिए आगे कि दयालु न्याय प्रणाली। उन्होंने अदालत ए आला नाम से एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था बनाई। उनके पूरे 40 साल के शासनकाल में कभी भी किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सज़ा नहीं दी गई। जैसा सज़ा उसी तरीका से उसे जो है पनिशमेंट दिया जा रहा था, लेकिन फांसी की सज़ा नहीं दी जा रही थी। तो ये उनकी उपलब्धि है। चलिए अगला उपलब्धि देखा जाए जो कि धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक योगदान पर है। तो देखिए गोल्डन टेम्पल का सौंदर्यीकरण। अमृतसर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हरि मंदिर साहिब को सोने की परतों से मढ़वाने का ऐतिहासिक काम जो है महाराजा रंजीत सिंह ने ही करवाया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया में इसे गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने लगा। यानी कि जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है दोस्तों, उसे जो है महाराजा रंजीत सिंह ने ही उसके ऊपर जो है सोने की परत चढ़वाने का काम किया था। चलिए आगे कि हिंदू मंदिरों को भारी दान। वे हिंदू धर्म को भी बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखरों को सोने से सजाने के लिए टन के हिसाब से सोना प्रदान करने का काम किया, यानी दान दिया। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कानगड़ा में स्थित ज्वालित मंदिर में भी सोने का छत्र भी चढ़ाया था। तो ये समझ लीजिए इनका जो है धार्मिक उदारता, धार्मिक जो उपलब्धि है वो है। चलिए आगे देखेंगे कि कोहिनूर हीरे की भारत वापसी। भारत का ऐतिहासिक और बहुमूल्य कोहिनूर हीरा नादिर शाह और सहमद शाह अब्दाली की लूटपाट के कारण अफगानिस्तान चला गया था। यानी उनके लूटने के कारण, भारत लूटने के कारण जो है हमारा हीरा जो है वो अफगानिस्तान चल गया था, भारत का ऐतिहासिक हीरा। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी बेहतरीन कूटनीति और सूझबूझ का इस्तेमाल करके अफगान शासक शुजा से कोहिनूर हीरा वापस हासिल किया और उसे फिर जो है भारत की शान बनाने का काम किया। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की हैं। चलिए अगली उपलब्धियां देखा जाए तो सफल विदेशी नीति और अंग्रेजों पर लगाम। महाराजा रंजीत सिंह की शक्ति और सूझबूझ का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि भी की। इस संधि के तहत तय हुआ कि अंग्रेज सतलुज नदी के पार सिख साम्राज्य में दखल नहीं देंगे जब तक महाराजा रंजीत सिंह जीवित रहे, जो कि 1839 तक माना जाए। तब तक अंग्रेजों की हिम्मत सिख साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने की भी नहीं हुई और पंजाब पूरी तरीक़ा से आज़ाद रहा था। तो ये इनका जो है प्रमुख उपलब्धि है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह केवल एक महान विजेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही दयालु और प्रगतिशील राजा थे। उन्होंने पंजाब को दशकों की
राजनीतिक उथल पुथल से बाहर निकालकर सुरक्षा, शांति और आर्थिक समृद्धि देने का काम किया। उनकी कुशल सेना, धार्मिक उदारता और निष्पक्ष शासन प्रणाली उन्हें भारतीय इतिहास का एक अमर और अद्वितीय नायक बनाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कर ही लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा हमारे दोस्तों कि वैरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग समझेंगे। आंसर है कि जब 1772 में वैरेन हेस्टिंग ने बंगाल का कमान संभाली, तब क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट प्रणाली जो थी, उसके कारण बंगाल की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीक़ा से चरमरा चुकी थी। चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार, अराजकता और अकाल का माहौल था। हेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के शासन को स्थिर देना और टैक्स वगैरह की वसूली को ठीक करना और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, ये उनका उद्देश्य था वैरेन हेस्टिंग का। इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए उसे भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का नींव भी माना जाता है। तो चलिए देखेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। तो वैरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार के बारे में, तो वैरेन हेस्टिंग के सुधारों को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला हो गया कि द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्रीकरण, सीधा नियंत्रण, ठीक है। यानी हेस्टिंग ने सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली जो बनाया था उसको 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फिर है कि नवाब की शक्तियां भी खत्म कर दी। उन्होंने बंगाल के नवाब के शासन के सहारे अधिकार छीन लिए और शासन की पूरी जिम्मेदारी सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ले ली, यानी नवाब ववाब कुछ नहीं रहेगा ऐसा उन्होंने मान लिया। फिर आगे हो गया कि राजधानी का स्थानांतरण, उन्होंने सरकारी खजाने और मुख्य कार्यालय को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता स्थानांतरित कर दिया, यानी मुर्शिदाबाद से हटाकर जो है कोलकाता जो है ट्रांसफर कर दिया, जिससे कलकत्ता बंगाल का वास्तविक राजधानी भी बन गया था। फिर दूसरा जो सुधार है दोस्तों वो देखिए लिखा है कि राजस्व और वित्तीय सुधार, राजस्व बोर्ड की स्थापना जो कि टैक्स वगैरह वसूलने की व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कोलकाता में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, ताकि जो है कर वगैरह को, टैक्स वगैरह को अच्छे से वसूला जा सके। फिर है पंचवर्षीय ठेका प्रणाली, उन्होंने लगान वसूलने के लिए 5 साल की नीलामी प्रथा भी शुरू कर दी। इसके तहत जो जमींदार सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता था। बाद में इसे बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया, यानी पहले तो 5 वर्षीय ठेका प्रणाली किया गया था, उसके बाद में इसे बदलकर 1 वर्ष के लिए कर दिया। कलेक्टर की नियुक्ति, जिलों में कर वसूलने और प्रशासनिक रेखदेख के लिए अंग्रेजी अधिकारों को नियुक्ति किया गया, जिसे कलेक्टर कहा जाता था। कलेक्टर जो कि अभी भी कलेक्टर है हमारा। फिर है अगला दोस्तों कि न्यायिक सुधार, जो कि आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत थी, जिसमें हमारा हो जाता है कि दीवानी और फौजदारी अदालतें। हेस्टिंग के प्रत्येक जिले में 2 प्रकार की अदालतें बनाई, यानी प्रत्येक जिले में 2 प्रकार का अदालत होगा। पहला था मुफ्सीसल दीवानी अदालत, जहां पैसे, जमीन और टैक्स वगैरह से जुड़े मामले की सुनवाई होती थी, जिसका नेतृत्व जो है वो जिला कलेक्टर किया करता था। और दूसरा जो है दोस्तों वो है मफसीसल फौजदारी अदालत, यहाँ चोरी, डकैती और हत्या वगैरह जैसे अपराधी मामलों की सुनवाई होती थी, जिसका नेतृत्व एक भारतीय काजी या फिर मुफ्ती किया करता था। तो ये 2 प्रकार की अदालतें जो हैं वो हर एक जिला में बनाने का काम किया था वैरेन हेस्टिंग ने। फिर सदर अदालतों, जिला अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। आखिर आप जिले के अदालत के फैसले के खिलाफ हैं तब आप जो है अपील यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि कानूनों का संहिता बंदीकरण, उन्होंने न्याय को आसान बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संकलित करवाया। हिंदू के लिए कोड ऑफ जेट्यू लॉज तैयार करवाया, ठीक है, ताकि जो है न्याय को और भी आसान बनाया जा सके। तो ये सभी सुधार किया गया था वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर व्यापारिक सुधार दोस्तों, जो कि दस्तक प्रथा का अंत, कंपनी के कर्मचारी दस्तक जो कि निःशुल्क व्यापार पास वगैरह इन सभी का जो गलत उपयोग करते थे,
अपना निजी व्यापार करते थे और टैक्स नहीं देते थे। वैरेन हेस्टिंग ने इस दस्तक प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब आपको जो है निःशुल्क व्यापार का पास नहीं मिलेगा, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की एक समान दर। उन्होंने आंतरिक व्यापार पर लगने वाली पुरानी चौकियों को बंद कर दिया और केवल 5 केंद्र, जो कि कलकत्ता हो गया, हुगली हो गया, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना पर 2.5% की एक समान सीमा टैक्स शुरू कर दिया, शुल्क लागू कर दिया। तो ये सब सुधार जो है वो किया गया था वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। जो प्रशासनिक सुधार किया गया वो है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग अगर इसका मूल्यांकन थोड़ा सा देख लें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इनका मूल्यांकन जो है वो 2 पहलू में हुआ था, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। तो सकारात्मक पहलू में देखा जाए जिसमें स्थिरता और सुरक्षा, हेस्टिंग ने बंगाल में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और कंपनी के शासन को एक कानूनी और व्यवस्थित रूप देने का भी काम किया। दूसरा हो गया कि आधुनिक न्याय की नींव। भारत में व्यवस्थित अदालत यानी कोर्ट वगैरह बनाने और कानूनों को लिखित रूप से देने की शुरुआत उसी समय से हुई है, यानी वैरेन हेस्टिंग के समय से ही हुई है। तीसरा जो है दोस्तों सकारात्मक, वो है कंपनी की आय में वृद्धि। दैत्य शासन प्रणाली खत्म करने और व्यापारिक सुधारों से कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी। चौथा है सांस्कृतिक योगदान। हेस्टिंग ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना की और उसके समय में ही सर विलियमसन जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 1784 में इसका गठन किया था। तो ये उनके द्वारा सकारात्मक पहलू है। अब चलिए नकारात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं, नकारात्मक पहलू देख लेते हैं। पहला हो गया कि किसानों का अत्यधिक शोषण होने लगा। 5 साल की लगान नीलामी प्रथा एक बहुत बड़ी विफलता साबित हुई। ठेकेदार ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किसानों पर भारी अत्याचार किए और उसका शोषण भी किया, जिससे कृषि व्यवस्था भी कमजोर हो गई थी। तो ये नकारात्मक जो है असर पड़ा था, पहलू है। चलिए दूसरा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीका से रोक नहीं, भ्रष्टाचार पर पूरी तरीका से रोक नहीं। यद्यपि हेस्टिंग ने नियमों में सुधार किए, लेकिन खुद उन पर और भी कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे। इसी कारण इंग्लैंड लौटने पर हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था, यानी उनके ऊपर जो है महाभियोग का चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीयों को ऊंचे पद से बाहर करना। हेस्टिंग के सुधारों का एक बहुत बड़ा दोष यह भी था कि उन्होंने प्रशासन के शीर्ष पदों से भारतीयों को हटाकर पूरी तरीका से अंग्रेजों को बिठा दिया, जिससे भारतीयों में असंतोष भी पनपा। तो ये सभी वैरेन हेस्टिंग के जो प्रशासनिक सुधार के बारे में था वो है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है कि वैरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार पूरी तरीका से परोपकारी या फिर भारतीय जनता की भलाई के लिए नहीं था। कुछ लोग इनसे खुश थे, कुछ लोग इससे नाराज थे। उनका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य को सुरक्षित करना और उसका मुनाफा को बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य था। उसके बावजूद यह मानना होगा कि उन्होंने भारत में जिस प्रशासनिक और न्यायिक और राजस्व ढांचे की शुरुआत की, उसी ढांचे पर आगे चलकर ब्रिटिश राज्य और आधुनिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण हुआ। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करना है हमें। तो आंसर है कि जब लॉर्ड कर्नवालिस भारत आए तो उनके सामने जो है मुख्य चुनौती के रूप में जो है वो कंपनी के प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म करना और टैक्स वगैरह वसूलने की एक अस्थायी रूप देना। तो ये उनका जो है मुख्य उद्देश्य था, यानी जो कंपनी का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खत्म कर देंगे और साथ ही साथ जो है टैक्स वगैरह जो वसूल रहे हैं उसे एक अस्थायी रूप देना है। कर्नवालिस ने शासन के हर क्षेत्र, जैसे कि प्रशासन क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, पुलिस और कर प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए। उनके द्वारा तैयार किए गए नियमों के संग्रह को कर्नवालिस कोड कहा जाता है। कर्नवालिस कोड जो कि 1793 में उनके द्वारा जो नियम वगैरह तैयार किए गए थे, जो शक्तियों का पृथकीकरण करने का भी काम करता है, यानी शक्तियों को जो है अलग अलग सेपरेशन करने का भी काम करता है। इसी सिद्धांत पर यह आधारित है। चलिए आगे देखेंगे
कि लॉर्ड कर्नवालिस के प्रमुख सुधार के बारे में, जो कि 4 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला हो गया प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा, जो कि भ्रष्टाचार पर रोक। उस समय कंपनी के अधिकारी का कम वेतन होने के कारण निजी व्यापार करते थे और रिश्वत लिया करते थे। कर्नवालिस ने अधिकारियों के निजी व्यापार पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया ताकि भ्रष्टाचारी रुक जाए, और उनके वेतन पर भारी वृद्धि कर दी ताकि वे ईमानदार से काम कर सके, क्योंकि कम वेतन रहता था तो लोग निजी व्यापार करते थे, रिश्वत लेते थे, तो ये काम किया। फिर दूसरा दोस्तों वो है कि सिविल सेवा की शुरुआत। उन्होंने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत की। इस कारण उसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। फिर अगला हो गया कि प्रशासन का यूरोपीयकरण। कर्नवालिस भारतीयों को अविश्वासी मानते थे, इसलिए उन्होंने नीति बनाई कि 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले सभी उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाएगा, भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारतीयों को ऊंचे प्रशासनिक पदों से पूरी तरीक़ा से बाहर कर देने का काम किया। तो ये उनका जो है सुधार है, भारतीयों के लिए गलत था। ठीक है, आगे है न्यायिक सुधार, जो कि शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को जो है बंटवारा करना। कर्नवालिस से पहले जिला कलेक्टर ही टैक्स भी वसूलता था और जज बनकर न्याय भी करता था। कर्नवालिस ने कलेक्टर से न्याय करने का अधिकार छीन लिया। जब कलेक्टर का काम सिर्फ टैक्स वसूलना रह गया और न्याय के लिए जिला जज का नया पद बनाया गया, यानी पहले क्या होता था कि जिला का कलेक्टर टैक्स भी वसूलता था और जज बनकर जो है न्याय का भी काम करता था, लेकिन इसे बदल दिया गया। जो कलेक्टर है वो सिर्फ टैक्स वसूलेगा और न्याय के लिए जो है जिला जज नया पद बनाया गया। अदालत वगैरह का नया ढांचा। उन्होंने अदालतों की एक श्रृंखला बनाई। पहला जो है सबसे नीचे छोटे मुकदमे के लिए मुंसफिक और अमीन अदालत है, जिसे भारतीय जज होते थे। दूसरा हो गया इसके ऊपर जिला दीवानी अदालत, जो कि जिला कोर्ट बनाई गई। फिर है प्रांतीय स्तर पर अपील सुनने के लिए 4 प्रांतीय अदालत बनाई, जो कि कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद और पटना में बनाई गई थी। उसके ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें थी। तो ये 4 तरीका का अदालत था जो काम करता था। वकालत पैसे की शुरुआत। उन्होंने वकीलों के पैसे को कानूनी रूप दिया और अदालत की फीस को निश्चित किया ताकि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो ये सब न्यायिक सुधार है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सुधार है वो है दोस्तों कि पुलिस सुरक्षा। आधुनिक पुलिस व्यवस्था। भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधुनिक पुलिस प्रणाली की शुरुआत जो है कर्नवालिस ने ही की थी। फिर थाना प्रणाली की शुरुआत। उन्होंने पुराने जमींदार के पुलिस अधिकारियों को खत्म कर दिया। अब जिले को छोटे छोटे क्षेत्र यानी कि लगभग 20 से 30 मील में बांट दिया और प्रत्येक क्षेत्र में एक थाना स्थापित करने का भी काम किया। लॉर्ड कर्नवालिस ने दरोगा का पद उसमें चुना कि थाने के इंचार्ज के रूप में दरोगा यानी कि एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई। पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी वगैरह को सौंपी गई। तो ये सभी जो है पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधार भी किया गया। तो अगला सुधार है दोस्तों वो है कि राजस्व सुधार, अस्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में। यह कर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार था। कर्नवालिस की 5 साल वाली नीलामी व्यवस्था फैल हो चुकी थी, इसलिए कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। जमींदारों को मालिकाना हक। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को हमेशा के लिए जमीन का मालिक मान लिया गया। टैक्स हमेशा के लिए निश्चित हो गई। कंपनी ने जमींदारों द्वारा दिए जाने वाला टैक्स वगैरह का रकम को हमेशा के लिए तय कर दिया। इसमें भविष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये अस्थायी बंदोबस्त के तहत किया गया था। फिर एक रकम का बंटवारा। जमींदार किसानों से जो टैक्स वसूलते थे उसका जो है 89% कंपनी को देना होता था, बाकी का 11% जो है वो जमींदार अपने पास रखा करते थे। तो ये रूल बना दिया गया था। तो ये सभी जो है दोस्तों वो लॉर्ड कर्नवालिस के प्रमुख सुधार थे। अब देखेंगे कि लॉर्ड कर्नवालिस के सुधार के प्रभाव क्या पड़ा था। तो देखिए कोई भी चीज़ का 2 प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो चलिए सकारात्मक देख लेते हैं। तो कर्नवालिस के सुधारों से कंपनी का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित और
सुशासित हो गया। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को हर साल होने वाले आय का पहले से पता चल जाता था और जिससे उसे अपने बजट बनाने में आसानी हुई। पुलिस और न्यायिक सुधारों से चोरी डकैती की घटनाएं भी कम हुई। तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा वो देखिए। नकारात्मक प्रभाव देखा जाए दोस्तों तो अस्थायी बंदोबस्त के कारण भारतीय किसानों का बहुत ही अधिक शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार उन पर जो है मनमाना लगान यानी टैक्स वगैरह थोपते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। समय पर टैक्स ना देने पर जमींदारों की जमीन भी नीलाम हो जाती थी, यानी जमींदारों की जमीन है वो भी नीलाम हो जाती थी अगर समय पर टैक्स नहीं दिया जाता था तब। इसके अलावा प्रशासन में भारतीयों के ऊंचे पद से पूरी तरीका से दूर रखना ये कर्नवालिस की नक्सलवादी सोच को दर्शाता है। तो ये सभी नकारात्मक प्रभाव थे, सकारात्मक प्रभाव थे, दोनों हमने देख लिया। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि लॉर्ड कर्नवालिस के सुधारों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। यद्यपि इसके भारतीय किसान का नुकसान हुआ, लेकिन उसके द्वारा शुरू की गई जो सिविल सेवा है, पुलिस थाना प्रणाली है और न्यायिक ढांचा वगैरह जो है आगे चलकर आधुनिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार बना था, मुख्य आधार। यानी इससे तो देखिए उनके द्वारा जो भी सुधार किए गए थे उनसे जो है भारतीय किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, शोषण हुआ। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था में देखा जाए जो सुधार हुआ, जिसमें सिविल सेवा, पुलिस थाना प्रणाली, न्यायिक ढांचा वगैरह, वो आगे चलकर जो है आधुनिक भारत प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार भी बना था। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस के सुधार के बारे में था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों का वर्णन करना। तो चलिए आंसर समझेंगे। आंसर कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल भारत में प्रशासनिक और सामाजिक सुधार का एक बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है। उनका दृष्टिकोण अन्य ब्रिटिश गवर्नरों की तुलना में बहुत ही उदार और मानवीय था, यानी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मानवीय था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव करने का भी काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए इनका सुधार देख लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार के बारे में। तो बेंटिक के सुधारों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। पहला हो गया सामाजिक सुधार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का था, जिसमें पहला हो गया सती प्रथा का अंत। 1829 यह बेंटिक का सबसे महान और ऐतिहासिक काम था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरीका से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। यानी जो सती प्रथा हुआ करता था पहले, यानी अगर मान लीजिए पति मर गया तो पत्नी को भी धकेल के उसी आग में मरना पड़ता था, जला दिया जाता था। तो इन सभी सती प्रथा को खत्म करने का काम जो है विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। फिर है ठगी प्रथा का भी दमन कर दिया जो कि 1830 में। उस समय भारत में जो कि विशेषकर मध्य भारत में ठगों का बहुत ही बड़ा आतंक हुआ करता था, जो यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। बेंटिक ने कर्नल अस्कीमेन को नियुक्त करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और लगभग 1500 ठगों को पकड़कर इस प्रथा को पूरी तरीका से बंद कर देने का भी काम किया। अगला है दोस्तों कि शिशु बालिका वध पर रोक। भारत में कुछ हिस्सों में लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता था। बेंटिक ने इस क्रूर प्रथा को भी पूरी तरीका से प्रतिबंधित कर दिया। तो ये सभी जो है वो सामाजिक सुधार था दोस्तों जो कि विलियम बेंटिक का था और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण काम भी था। चलिए अगला हमारा है दूसरा, वो है शैक्षणिक सुधार जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। मैकाले का मिनट जो कि 1835। भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई ताकि भारत में जो है शिक्षा का जो माध्यम है उसे चुना जा सके। अंग्रेजी को मान्यता। बेंटिक ने मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा और सरकारी कामकाज का आधिकारिक माध्यम बनाने का भी काम किया। फिर है कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो कि 1835 में। उन्होंने भारत में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए कोलकाता में देश के पहले मेडिकल कॉलेज की भी नींव जो है
वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रखा था। तो ये सभी उनके द्वारा जो है वो शैक्षणिक सुधार है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। भारतीयों को ऊंचे पद पर नियुक्ति। लॉर्ड कर्नवालिस ने भारतीयों को ऊंचे पद से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बेंटिंग ने जो है इस नीति को बदला। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत उन्होंने नियम बनाया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म या फिर रंग के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। जो योग्य है उन्हें सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ऐसा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस नीति में किया था। उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट जैसे ऊंचे पद पर भी जो है भारतीयों को नियुक्ति करने का भी काम किया। भाषा में भी सुधार किया उन्होंने अदालतों में फारसी भाषा की मतलब ये जरूरी है, ऐसा चीज़ को ख़त्म कर दिया कि फारसी भाषा जरूरी नहीं है। अब स्थानीय अदालतों में स्थानीय भाषा और उच्च अदालतों में अंग्रेजी का प्रयोग शुरू कर दिया, जिससे जनता के लिए न्याय पाना बहुत ही आसान हो गया था। अपील अदालत वगैरह को भी समाप्त कर दिया उन्होंने। कर्नवालिस द्वारा बनाई गई 4 प्रांतीय अपील अदालत को बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही धीमी और खर्चीला भी हुआ करता था। यानी ये बहुत धीमा काम करता था और बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ करता था इस सब के ऊपर, और उनका काम जो है जिला जजों को सौंप दिया गया। चौथा जो सुधार है दोस्तों वो है वित्तीय और आर्थिक सुधार। खर्चों में कटौती। बेंटिंग के आने से पहले कंपनी जो है घाटे में चल रही थी। उन्होंने सेना और नागरिक सेवा के अधिकारियों के भत्ते और वेतन में कटौती करके सरकारी खर्च को बहुत कम कर दिया। फिर दूसरा है कि अफीम का व्यवहार का नियमन, यानी अफीम का जो व्यापार होता था उसमें नियम बनाया। उन्होंने मालवा से होने वाले अफीम के व्यापार को नियमित किया और उस पर जो है टैक्स लगाकर कंपनी की आय में वृद्धि करने का भी काम किया। इन सुधारों के कारण कंपनी का घाटा जो है मुनाफे में बदल गया था। तो ये सभी जो है दोस्तों हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों के बारे में था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों का मुख्य उद्देश्य भले ही ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाना था, लेकिन उनके कार्य से भारतीय समाज को एक नई और आधुनिक दिशा मिली। सती प्रथा का अंत भी हुआ, ठगों का दमन भी हुआ और शिक्षा का आधुनिकीकरण जैसे कदम भी उन्हें भारतीयों इतिहास में दयालु और प्रगतिशील शासक के रूप में स्थापित करता है। यानी इनका तो जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाना था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो है भारतीय समाज के लिए एक अच्छे और नए काम भी किए, बहुत सारा काम, जिसमें सती प्रथा का अंत किया, ठगों का दमन किया, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया, बहुत सारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपको पहले पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको ये जरूर बताएंगे। ये आपको जब सेमेस्टर 3 का जब एग्जाम हुआ था, जो कि 27 से 27 वालों का हुआ था, तब पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आंसर देखिए, आंसर लिखा है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का शासन भारत में अत्यधिक साम्राज्य। यानी हमें क्या पढ़ना वो देखिए, पढ़ना है कि लॉर्ड डलहौजी के सुधारों के बारे में। तो देखिए लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी का शासन जो है भारत में बहुत ही अत्यंत साम्राज्य विस्तार और तीव्र आधुनिकीकरण का काल था। डलहौजी का एक ऊर्जावान और समाजवादी शासक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए भारत का पश्चिमीकरण और विकास करना बहुत जरूरी है, तभी जो है भारत का विकास किया जा सकता है। उन्होंने रेलवे, टेलीविजन, डाक व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी सुधार किए, उन्होंने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल देने का काम किया। चलिए और भी नीचे अच्छे से समझेंगे। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी के सुधार। डलहौजी के सुधारों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में समझेंगे हम लोग। पहला हो गया कि संचार और परिवहन में क्रांति। भारतीय रेलवे के जनक जो कि 1853, भारत में रेलवे की शुरुआत का पूरा श्रेय जो है वो लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। उनके समय में ही 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन बोरी बंदर मुंबई से थाने के बीच यानी 34 किलोमीटर चलाई गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। फिर दूसरा हो गया बिजली से चलने वाला टेलीग्राम 1852। उन्होंने भारत में पहली बार टेलीग्राम यानी तार की सेवा जिससे बात किया जा सकता था
की शुरुआत की। पहली टेलीग्राम लाइन कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की गई, जिससे संदेश भेजने की गति को जादुई रूप से बढ़ा देने का काम किया। यानी जो तार से टेलीविजन के टाइप से तार के सेवा के थ्रू से जो बात किया जाता था उसका भी शुरुआत जो है इन्होंने ही पहले किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखेंगे आधुनिक डाक प्रणाली, जो कि 1854 में डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पास किया। उन्होंने भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत की और पूरे देश में मात्र 2 पैसे की दर से कहीं भी पत्र भेजने की समान व्यवस्था लागू करने का काम किया। तो ये उनके द्वारा जो है प्रमुख जो सुधार थे वो किए गए थे, जो कि संचार और परिवहन की क्रांति में। चलिए दूसरा है हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में, यानी कि जो कि है पीडब्ल्यूडी, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी की स्थापना डलहौजी ने सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण, जिसमें सड़क, पुल, नहर वगैरह का काम सेना के नियंत्रण में होता था। डलहौजी ने एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना की, जिससे ये सभी चीज़ों का विकास हो सके। फिर है जीटी रोड का निर्माण। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसे शॉर्ट में जीटी रोड बोला जाता है, उनका पुनः निर्माण और विस्तार का काम बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। इसके अलावा गंगा नहर का निर्माण कार्य भी उन्हीं के समय में पूरा हुआ था। तो ये सभी जो है उनका सुधार है। चलिए आगे देखेंगे शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार में आता है दोस्तों कि वुड का डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था। डलहौजी के काल में ही सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई थी, जिसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिर है विश्वविद्यालय की भी नींव रखी गई थी। इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में और उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी में देने की सिफारिश की गई। इसी के आधार पर आगे चलकर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय वगैरह का भी स्थापना हुआ था। तो ये शैक्षणिक सुधार है। चलिए सामाजिक सुधार देखेंगे तो उसमें पहला है दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को मसौदा तैयार करवाया, जिसे उनके जाने के तुरंत बाद कानूनी मान्यता भी मिली। इसने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई और विधवाओं को फिर से विवाह यानी पुनर्विवाह का अधिकार दिलाया। चलिए अगला हमारा कि प्रशासनिक एवं सैन्य सुधार, जिसमें केंद्रीकरण और नई व्यवस्था। उन्होंने नए जीते गए राज्य जैसे कि पंजाब वगैरह के शासन को चलाने के लिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम शुरू किया, जहां सीधे जनरल गवर्नर द्वारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता था और उस राज्य को चलाया जाता था। फिर सेना का पुनर्गठन किया। साम्राज्य उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने बंगाल तोपेखाने का मुख्यालय कोलकाता से हटाकर मेरठ कर दिया। ठीक है, यानी जो बंगाल में जो तोपेखाने का मुख्यालय था वहां से बदल के मेरठ कर दिया और सेना का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थापित कर दिया, ताकि सब जगह कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य और व्यापार को मजबूत करना था। इसके बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि उनके द्वारा शुरू की गई रेलवे, डाक तार व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी विभाग और आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारत का चेहरा बदल दिया, जिसके कारण उसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो देखिए इनका तो काम था, वो था, इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना, व्यापार को मजबूत करना, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने भारत में कई नई चीज़ें जिसमें रेलवे, डाक तार व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह, आधुनिक शिक्षा प्रणाली वगैरह, इन सभी को बढ़ावा दिया, इन सभी को बदलने का काम किया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों ये तो 5 नंबर में पूछ ले आपको या फिर 15 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन कई बार जो है दोनों को साथ पूछ लेगा, या तो सिर्फ पूछ लेगा आपको ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखे या फिर पूछ लेगा आर्य समाज पर टिप्पणी लिखे। तो हम जो है दोनों को एक ही साथ मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। अगर आपको एक भी पूछा जाए तब आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आंसर समझेंगे। आंसर लिखा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और हिंदू समाज में कई कुप्रथाएं, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयां फैल चुकी थी।
यानी जब 19वीं शताब्दी आया तो उस समय भारतीय समाज में जो है और हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथा वगैरह, अंधविश्वास वगैरह, सामाजिक बुराइयां वगैरह ये सभी फैल चुकी थी। इन बुराइयों को दूर करने और समाज को सुधारने के लिए देश में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी शुरू हुए। इन आंदोलन में जो है वो ब्रह्म समाज और आर्य समाज दो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संगठन थे जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। यानी जो हिंदू धर्म की कुप्रथाएं, अंधविश्वास वगैरह उनके खिलाफ समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी जो है संगठन बनी, लेकिन उसमें जो मुख्य है वो है ब्रह्म समाज और है आर्य समाज, जो कि बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण जो है संगठन थे जो आधुनिक भारत की नींव भी रखी। चलिए दोनों के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना और पृष्ठभूमि के बारे में पहले समझेंगे दोस्तों। तो स्थापना देखा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता यानी कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा है संस्थापक इसके कौन थे, तो इसके संस्थापक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। इनके संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय थे। उन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है या फिर भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग एक मार्क्स के लिए भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। वे पश्चिमी यानी वेस्टर्न और आधुनिक शिक्षा के समर्थक यानी वेस्टर्न कल्चर और आधुनिक शिक्षा वगैरह के समर्थक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखेंगे इसका धार्मिक सुधार और इसका सिद्धांत क्या था। तो एकेश्वरवाद का संदेश। ब्रह्म समाज का सबसे मुख्य सिद्धांत था कि ईश्वर एक है। वे सभी धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं और उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। तो ऐसा मानते थे ब्रह्म समाज के लोग। चलिए फिर है मूर्ति पूजा का विरोध। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पशु बलि और अंधविश्वास वगैरह का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर की आराधना के लिए किसी बिचौलियों या फिर अंडबार की जरूरत नहीं है। यानी सीधा समझिए कि ईश्वर की पूजा के लिए, उसकी आराधना के लिए कोई भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना था ब्रह्म समाज का। आगे देखिए कि उपनिषदों का सहारा। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को सही साबित करने के लिए प्राचीन हिंदू ग्रंथ और उपनिषद वगैरह का सहारा लिया ताकि वो सिद्ध कर सके कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा विचार है वो सही है, और बताया कि मूल हिंदू धर्म में इन बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी जो असली हिंदू धर्म है उसमें ये कुप्रथाएं वगैरह, अंधविश्वास वगैरह, बलि प्रथा वगैरह ये सब के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब दिखाने के लिए, ये सब समझाने के लिए उपनिषद वगैरह का सहारा लिया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि सामाजिक सुधार और योगदान के बारे में। तो सती प्रथा का ऐतिहासिक अंत। ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि जो कि 1829 में थी वो थी कि सती प्रथा का पूरी तरीका से प्रतिबंध लगवाना। राजा राम मोहन राय के अर्थक प्रयासों के कारण ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून नियम 17 बनाकर इस अमानवीय प्रथा को हमेशा के लिए अपराध घोषित कर दिया। यानी पति मर गया तो जबरदस्ती उसे धकेल के जो है पत्नी को भी चला दिया जाता था। ये सती प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। किनके सपोर्ट में, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सपोर्ट में ये किया गया था। फिर अगला है दोस्तों कि महिला अधिकार और शिक्षा। ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह यानी एक से अधिक शादी और पर्दा प्रथा वगैरह को इन सभी का जो है कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने और उनके लिए आधुनिक शिक्षा की वकालत भी की, यानी उन्हें जो है बढ़ावा दिया गया, ठीक है। फिर है जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध। उन्होंने समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव और जातिवाद की कड़ी आलोचना की और मानव समानता पर जोर दिया। तो ये हमारा जो है दोस्तों ब्रह्म समाज के बारे में था। अब चलिए हम लोग समझेंगे आर्य समाज के बारे में, ठीक है। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। तो आर्य समाज, इसकी स्थापना और पृष्ठभूमि से हम लोग शुरू करेंगे। तो स्थापना देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को बम्बई यानी कि जो कि अभी मुंबई हो गया वहाँ हुई थी। बाद में इसका मुख्य केंद्र जो है वो लाहौर बन गया। यानी पहले इसकी स्थापना तो मुंबई में हुई थी लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है वो लाहौर बन गया था बाद में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। संस्थापक देखा जाए इनका तो इनके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम जो है
मूल शंकर था, यानी इनका जो है ओरिजिनल नाम जो है वो है मूल शंकर। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा, यानी इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और इसी के माध्यम से जो है अपने विचारों को फैलाने का भी काम किया। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इसके धार्मिक सुधार के बारे में और सिद्धांत के बारे में, यानी कि जो हमारा आर्य समाज है दोस्तों उसके धार्मिक सुधार और सिद्धांत के बारे में। तो इसका जो था वेदों की ओर लौटना, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह नारा पूरे देश में गूंज उठा कि हमें जो है वेदों की ओर लौटना चाहिए। उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान के भंडार हैं, वे त्रुटिहीन यानी बिना किसी गलती के हैं, यानी जो वेद हैं वो बिना किसी गलती के हैं, ऐसा मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। वे उत्तर वैदिक काल में आई बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। फिर दूसरा है पाखंड और अवतारवाद का विरोध। आर्य साम्राज्य ने भी मूर्ति पूजा, श्रद्धा प्रथा, अवतारवाद, बलि प्रथा और पुरोहितवाद यानी पंडितों के पाखंड वगैरह को बहुत ही आक्रामक तरीके से विरोध करने का भी काम किया। फिर है शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज ने उन हिंदुओं को वापस अपने मूल धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जो किसी दबाव, डर या लालच के कारण मुस्लिम या ईसाई बन गए थे। उसे फिर से अपने हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाने का भी काम किया था आर्य समाज ने। तो ये सभी जो है उनके द्वारा देखा जाए दोस्तों तो धार्मिक सुधार और इनका सिद्धांत था। अब सामाजिक और शैक्षणिक सुधार में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जो कि है डीएवी आंदोलन। आर्य समाज ने देश में आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति के मेल से डीएवी जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। आज भी देखिएगा बहुत सारा डीएवी स्कूल है, डीएवी कॉलेज है ना, तो ये शुरू किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही। साथ ही प्राचीन भारतीय पद्धति से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल जैसे कि गुरुकुल कांगंडी, हरिद्वार, ये सब चीज़ों की स्थापना की गई थी आर्य समाज के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे वो है दोस्तों कि नारी और दलित उद्धार। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया और लड़कियों की शादी का उम्र जो है बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने महिलाओं और समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को वेद पढ़ने और जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया, यानी कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों को जो है ये सब अधिकार नहीं था कि वे वेद पढ़ सकें, जनेऊ पहन सकें। तो ये सभी का अधिकार भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जो ये उस समय की बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम भी माना जा सकता है। फिर है अगला दोस्तों कि राष्ट्रवाद और स्वराज्य। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, यानी स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, ये शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बुरा भी है अगर देसी राज्य, तब भी मेरे लिए ठीक है, लेकिन अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी जो है बेकार है, ऐसा मानना था उनका, ठीक है। इसने भारतीयों में देशभक्ति की आग सुलझाने का भी काम किया। तो ये सभी जो है हमारा ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में था। आपको जरूर से जरूर पूछा जाएगा, दोनों में से एक ना एक पूछ ले, या फिर हो सकता है दोनों पूछ ले, आपको 5 मार्क्स के लिए या फिर 15 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको हर हाल में कर लेना। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। निष्कर्ष लिखा है कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों का मुख्य लक्ष्य जो है वो भारतीय समाज को कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से मुक्त कराना था। जहां ब्रह्म समाज ने आधुनिक और पश्चिमी विचारों के तालमेल से समाज की बुराई जैसे कि सती प्रथा वगैरह को खत्म करने का काम किया, वहीं जो हमारा आर्य समाज है वो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया और भारतीयों में अंधविश्वास, राष्ट्रवाद वगैरह की भावना जगाई, यानी आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इन दोनों आंदोलनों ने आधुनिक भारत और देश की आज़ादी की मजबूत भी नींव रखी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां। और दोस्तों आपके मेजर 5 हिस्ट्री के लिए सिर्फ हमने 10 प्रश्न लिए हैं, और अगर आप ये 10 प्रश्न कर लेते हैं तब हम आपको गारंटी देते हैं जो आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन अटेंड करना सब यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो ये था दोस्तों वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।
मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।